नमस्कार। आज का पॉडकास्ट साउंड वेव्स के साथ मैं राजीव रंजन आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। हमारे साथ हैं शिवानी। तो शिवानी के विषय में मैं बता दूं कि शिवानी एक जुझारू रंगकर्मी हैं और इन्होंने लगातार बहुत सारे प्रोडक्शंस में काम किए। ये एक दिल्ली विश्वविद्यालय के एक किसी कॉलेज के ड्रामा सोसाइटी की चीफ रह चुकी हैं, प्रेसिडेंट रह चुकी हैं। और वो रहते हुए इन्होंने कितने तरीके से काम को देखा है, इसका कितने अच्छे तरीके से काम को देखा है, इसका गवाह मैं खुद हूँ। और इस शिवानी को बुलाने का इसलिए मेरा वो है मन है, और मन है इसलिए बुलाया मैंने कि शिवानी जितनी दूर से आती हैं, जहाँ से आकर के रोज़ थिएटर करके 10 बजे 11 बजे 11:30 बजे घर पहुँच पाना एक लड़की के लिए मुश्किल होता है। ये गाज़ियाबाद के सुदूर इलाके में रहती हैं। वो भी कोई ऐसा नहीं कि गाज़ियाबाद के बहुत करीब है। वो गाज़ियाबाद जहाँ ये मेट्रो से उतरती है वहाँ से भी इनको 2 ऑटो चेंज करना पड़ता है। तो इट वॉज लाइक इतना दूर है। वहाँ से आकर के एक ड्रामा सोसाइटी को हेड करना, ड्रामा सोसाइटी को लीड करना, छोटे बच्चों से लेकर के टीचर तक में के बीच में तारतम्य बिठाना, प्रिंसिपल से बात करना, आपके जो कोऑर्डिनेटर हैं उनसे बात करना, आपने जो कोच रखा है थिएटर कोच जिसको डायरेक्टर कहते हैं, तो उनके साथ बात करना, ये सारी चीज़ें करते हुए अपने परिवार और आपके भी अपने बीच में तारतम्य बिठाना, ये मुश्किल काम है शिवानी। तो पहले तो अपने बारे में बताएंगी आप, उसके बाद आपकी जर्नी पे बात करेंगे। बिल्कुल। नमस्कार, मेरा नाम शिवानी यादव है और अभी मैं एक थिएटर एंथुसियास्ट हूँ। मैंने थिएटर अभी लगभग 5 साल पहले शुरू किया था। शुरुआती दौर में मैं जब बचपन में ना एक इंट्रोवर्ट टाइप की बहुत ज़्यादा लड़की थी, इतना बाहर नहीं जाना, ज़्यादा दोस्त नहीं थे। स्कूल में किया है, स्किट्स किए हैं, डांस किया, पता नहीं था थिएटर क्या होता है, कभी नहीं पता था। कॉलेज में मैं आई, दिल्ली यूनिवर्सिटी में मुझे एडमिशन मिला, तो मैं साइंस बैकग्राउंड से थी, मैंने साइंस छोड़ दिया और समहाउ दिमाग में आया, मैं बचपन से लिखा बहुत करती थी, तो लिखते लिखते कभी पता नहीं था कि वो भी एक प्रोफेशन हो सकता है। बड़े हुए पता चला कि अच्छा कंटेंट राइटिंग में भी जॉब मिलती है, तो मुझे ना पहली इंटर्नशिप मिली, 10,000 रुपये मिल रहे थे कंटेंट राइटिंग में। तो मेरा इंटरेस्ट दिया कि अब मैं राइटर बनूंगी। तो मैंने साइंस छोड़ के मैंने बोला अपने पिताजी से जाके कि मैं अब जाके लिटरेचर पढ़ूंगी दिल्ली यूनिवर्सिटी में। वो बहुत खुश हो गए। इसलिए नहीं कि मैं लिटरेचर पढ़ रही हूँ, इसलिए कि मैं अब BHU छोड़ के दिल्ली में ही रहूँगी उन्हीं के साथ। तो फिर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, इधर आई, पता चला कि ड्रामेटिक सोसाइटी कुछ होता है। मैं ऐसे ही ऑडिशन देने चली गई, ऑडिशन दिया, मुझे बहुत मज़ा आया ऑडिशन देने में ही कि यार लोग उन्होंने मुझसे जो पहली बार मतलब एक्ट करवाया, उन्होंने बोला कि यार आप एक लड़की हो, आपको पीरियड क्राम्स आते हैं, पब्लिक में आप उस चीज़ को बयान नहीं कर सकते, तो अगर आपको पीरियड क्राम्स आते हैं आप उस चीज़ को एक्ट करके दिखाओ, ठीक है। अगर आपको डायरिया हो गया है, ठीक है, इन सब टॉपिक्स पे उन्होंने कुछ कुछ चीज़ें मुझसे बात करी। मुझे रियलाइज़ हुआ यार ये टॉपिक्स पे मैं शर्माती हूँ, मैं बात नहीं करती। तो मैंने बहुत इंस्पायर हुई, तो मैंने वो सोसाइटी ज्वाइन करी, 3 साल में उसमें रही। वहाँ से मेरा थोड़ा इंटरेस्ट बना थिएटर में। फिर मैंने जॉब करी, मैं एक कॉन्टेंट राइटर भी हूँ, मैं भी स्क्रिप्ट्स भी लिखती हूँ। मैं अब पर्टिकुलरली मैं मार्केटिंग में जॉब करती थी, मैं जॉब छोड़ के फाइनली मैंने डिसाइड किया कि अब थिएटर ही मुझे करना है। तो वेरी नाइस। तो शिवानी, कुछ लोग होते हैं अभी जैसे कि जर्नी स्टार्ट होती है कि हम थिएटर कर रहे फिर ड्रॉप कर दिया, अपने नॉर्मल लाइफ में बिजी हो गई, नॉर्मल काम करने लगे। उसमें शिवानी उन लोगों में से है जिन्होंने नॉर्मल काम करते नौकरी करते करते उसको ड्रॉप किया और अब थिएटर करेंगे। शिवानी, फैमिली का कितना प्रेशर है, कितना रहा है, क्या क्या फैमिली के उसमें पर्सपेक्टिव में आपको झेलना पड़ा है, इस पे थोड़ी बात। तो मम्मी ने काफ़ी ज़्यादा मतलब सपोर्ट किया, ट्राई किया कि मैं करती रहूँ, 2-3 कॉम्पिटिशन्स में भी भेजा, पर वो होता है ना कि जब दिख रहा है कि फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही, अच्छे मार्क्स आ रहे तो बहुत खुश हो रहे हैं, और अगर डांस किया है, कॉम्पिटिशन में जा रही हूँ, तो पापा का थोड़ा सा रिएक्शन, बोलते नहीं थे पर रिएक्शन आ जाता था कि ठीक है। तो अपने आप ही मन हट गया, करना छोड़ दिया। एक्स्ट्रा करिकुलर स्कूल से कर रही थी, बट उस चीज़ में वो सपोर्ट करते थे कि करो, लेकिन पढ़ाई ज़रूरी है। तो जब मैं 12th के बाद निकली कि मैं कंटेंट राइटर बनूँगी, तो मेरे फादर ने, ये मुझे ऐसा लगता है एक अच्छा डिसीजन था, मुझे बोला कि
तो मैं जॉब नहीं करने देंगे, पैसे के चक्कर में नहीं पड़ना, पहले पढ़ाई कंप्लीट करो। तो तब मैं आई डीयू में। तो अब क्या हुआ कि मेरे फादर भी अपने घर से बचपन में भाग गए थे, उन्हें म्यूज़िक में बहुत इंटरेस्ट था, तो तबला सीखने के लिए एक बार एक्टर बनने के लिए मुंबई भाग चुके हैं वो। तो उनके फैमिली ने उन्हें पीछे खींचा क्योंकि मेरे बाबा आर्मी में थे। वैसे ही उन्होंने स्टार्टिंग में हमें किया करते थे, पर जैसे जैसे बड़े हुए तो वो सपोर्ट आने लगा कि थिएटर करिए, अच्छी बात है, एक्ट करिए, तो मन ही मन खुश होते थे, बताते नहीं थे। जब मैं फर्स्ट ईयर के बाद, जब मैं सेकेंड ईयर के आसपास, मेरे फादर एक्सपायर हो गए कोविड में। उसके बाद से फैमिली का थोड़ा सा बिहेवियर चेंज हो गया कि अब पिताजी नहीं हैं, अब बिना बाप के बच्चे हो तो आपको संभल के रहना है, आप लड़की हो, आप इज्जत हो। ये बात पहले नहीं आती थी, पहले मैं बहुत टेंट्रम थ्रो किया, सब किया। तो अब जब मैं थिएटर करने के लिए बाहर जा रही हूँ, सुबह मैं 6 बजे निकलती थी और बच्चों को वर्कशॉप दिया वहाँ पे, पूरे दिन थिएटर सोसाइटी का काम चल रहा है, साथ में क्लासेस भी हैं, वो भी मेंटेन करना है, वो करके शाम को और काम कर रहे हैं। कॉलेज के बाद हम लोग निकलते थे बाहर का काम करने के लिए कि दरियागंज में मैं 9 बजे 4 लड़कियों को लेके खड़ी हूँ इंस्ट्रूमेंट चेक करने के लिए कि कौन सा लेके जाना है। तो ये सब चीज़ें जब हुई तो घर वाले थोड़ा सा परेशान रहते थे उस चीज़ से। स्टार्टिंग में मना नहीं किया, उनका दो चीज़ें हैं कि अगर मैं काम से बाहर जा रही हूँ, उन्होंने मुझे चंडीगढ़ भेजा, जयपुर भेजा, रात रात भर बाहर हूँ, अगर मैं सेफ़ हूँ तो वो मुझे जाने देते हैं। पर आप मुझे बोलो कि मुझे कॉन्सर्ट में जाने दिया जाए, मैं पार्टीज़ में जा रही हूँ, तो उसकी लिए मुझे कभी अलाउ नहीं किया। अब तब तक ठीक था जब तक कॉलेज ख़त्म हुआ। मैं 9 बजे 11, मैं लगभग 12 बजे भी घर गई हूँ। तब तक मेरा भाई मुझे लेने आता था, छोड़ता था, सब ठीक था। सडनली जब मैंने जॉब करना शुरू किया, अब लोगों की घर में एक्सपेक्टेशन हो गई कि पैसा लेंगे, क्योंकि पिताजी थे नहीं तो घर की ज़िम्मेदारी उठा ली। जब हम पैसे लेके आने लगते हैं ना, तो थोड़ा सा चस्का लग जाता है लोगों को। अब जब मैंने जॉब छोड़ी कि अब थिएटर करना है, तो अब घर वालों का सपोर्ट थोड़ा सा पीछे हो गया। अब जैसे अगर लेट हो गया है तो बोलेंगे तुम लड़की हो, तुम बाहर क्यों हो। अभी रिसेंटली मैं एनएसडी में प्रोडक्शन कर रही थी, एज अ गेस्ट आर्टिस्ट काम कर रही थी। तो उनका रिहर्सल 8 बजे 9 बजे तक चल रहा है। मैं उनको ऑब्वियसली वो तो टाइम देना पड़ता है रिहर्सल के लिए, सब कर रहे हैं, तो मैं अगर अलग से बाहर जाऊँगी तो मेरा ही रोल जाएगा मेरे हाथ से, तो मेरे लिए ड्रॉबैक है। तो मैं लेट आया करती थी, उस चीज़ के लिए घर में हमेशा रोज़ लड़ाई हो रही है कि नहीं आप इतना लेट तक बाहर क्यों। उनकी बात भी सही है, मैं बोलती थी सेफ़ है। उस दिन क्या हुआ, मैं घर से आई, मेरे ब्रदर मुझे नहीं पहुँच पाए लेने के लिए। उबर में कुछ दिक्कत आ गई थी, उबर बुक नहीं हुआ, मैंने ऑटो लिया। मैं ऑटो में बैठी हूँ, अकेली थी, तो एक लेडी आती हैं, वो बैठी, वो मुझसे बात करने लगी। तो जो ऑटो वाला था ना, उनसे उन्होंने कुछ बात करी, तो मुझे रियलाइज़ हुआ ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। तो नॉर्मल था तब तक, फिर एक और आदमी बैठा, और लोग बैठे, और धीरे-धीरे एक होता है ना रियलाइज़ेशन कि ये सब एक दूसरे को जानते हैं। उस समय लगभग 10:30 बज रहे थे। मैं वहाँ पे खड़ी हूँ और वो ऐसा एरिया है कि वो दिन में बहुत क्राउडेड रहता है, लेकिन रात को वहाँ कुछ नहीं होता, और पीछे जो है दारू का ठेका है। और मैं उस सिचुएशन में ना वहाँ से उतर सकती हूँ, मेरा उबर काम नहीं कर रहा है, मेरे ब्रदर है नहीं, और मैं रात को वहाँ से आ रही हूँ। अब दिमाग में वही सब चीज़ें चलती हैं कि घर वाले क्या बोलेंगे, कि हमने जो बोला था वही हुआ। तो ऐसे मोमेंट पे आप घर में ही कॉल करते हो ऑब्वियसली, तो मैं फ़ोन पे रही कि भैया आप आ गए हैं, झूठ बोलते-बोलते, कभी-कभी प्रिटेंड किया कि हाँ, हाँ भैया यहीं पे हूँ, मैं उतर गई हूँ। मैं उस ऑटो से उतरी, मुझे रियलाइज़ हो गया था कि मैं खतरे में थी, मैं बच गई जैसे भी। मैं वहाँ से उतरी, मैं घर पहुँची। उस चीज़ को लेके घर वालों ने इतना ड्रैग किया कि इंस्टेड, मेरे को पता है कि मैं उस चीज़ में चाहती थी कि मुझे सपोर्ट मिले, क्योंकि मैं खुद बहुत डरी हुई थी। पर घर जाके इंस्टेड सपोर्ट के मुझे ताने मिल रहे हैं उस चीज़ पे कि हमने तो कहा था और करो, तुम थिएटर कर रही थी ना। पर वहीं मैं जॉब से जब आती थी, मैं अच्छी जॉब कर रही हूँ, पैसे कमा रही हूँ, मैं फॉर्मल्स पहन के जा रही हूँ, तो उनके लिए वो प्राउड की चीज़ है। पर अगर मैं थिएटर करके लेट आ रही हूँ तो दे आर लाइक कि नहीं, तुम्हारे साथ ऐसा हुआ क्योंकि तुम थिएटर करते हो, तुम ये सब चीज़ें करोगे तो यही होगा। तो वो है, थोड़ा डाइसी रहता है। मन ही मन वो रोकते भी नहीं हैं, बोलते हैं कि चलो कर लो, तुम्हारा मन है, पर चाहते भी नहीं है कि थिएटर करें। ऊपर से लड़की देखते हैं तो सोचते हैं बाहर जाएगी, और थोड़ा सा नाम खराब कर रखा है कि लड़कियों के साथ गलत चीज़ें होती हैं, उनको गलत ऑफर्स दिए जाते हैं डायरेक्टर्स के थ्रू, जो कि शायद चीज़ें होती भी हैं एक स्तर पर। तो उस चीज़ को लेके कंसेप्शन बना, र्यूमर्स सुन सुन के कि ऐसा ही होगा, बाहर जा रही काम कर रही है तो लोग उसे गलत निगाह से देखेंगे थिएटर करेगी तो वो बना हुआ है। ये तो इंडिविजुअली
ये तो किस हर फील्ड में आपको मिलेगा। हम्म, थिएटर में तो मेरा तो ये मानना है कि किसी डायरेक्टर की इतनी औकात तो नहीं होती है कि वो किसी को ऑफर दे पाए, क्योंकि थिएटर में आप हाँ। डायरेक्टर हैं तो अब आपका बस इतना काम है कि कहीं से आपको इतने पैसे मिले और आप यहाँ पे नाटक कर लें। मैं जितना थिएटर को जान पाया हूँ, आपके पास इतनी औकात नहीं कि आप किसी को इतनी बड़ी चीज़ बोल पाएँ। हो सकता है फिल्मों में ऐसा होता हो या किसी, उसमें भी मैं जब तक मैं खुद उस परिस्थिति में नहीं रहा या मैंने उसको नहीं देखा तब तक मैं उससे आई गेस मुझे नहीं लगता कि मुझे एग्री करना चाहिए, क्योंकि आप जब तक किसी चीज़ में घुसते नहीं हैं तब तक आपको उसका आइडिया नहीं लगाना चाहिए। इससे क्या होगा कि आप तो रुकेंगे ही, आपके अलावा आपके पीछे 100 लोग और वहाँ नहीं जाना चाहेंगे। एटलीस्ट हर आदमी को लेट देम फील कि वहाँ जाके क्या होता है। डिनाई करना या किसी चीज़ को हाँ करना है किसी चीज़ को ना करना, ये तो हर इंडिविजुअल का है ना। आप किसी को, और इस सब परिस्थिति में एक चीज़ बहुत वो है, मैंने बहुत लोगों को देखा है बोलते हुए, बहुत सारे स्टार्स हैं, बहुत सारी फीमेल स्टार्स हैं जिन्होंने ये बातें कही हैं, उसी सबको देख के लोग परसेप्शन बनाते हैं। बट उन्होंने उसके साथ बहुत सारी चीज़ें वो भी दी हैं कि डिस्क्लेमर भी दिया है कि आपको क्राउडेड प्लेस में लोगों से मिलना चाहिए, दिन में मिलना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये सब करते हो, इसमें आदमी पता चल जाता है कौन आदमी ईमानदार है कौन नहीं है। खैर ये तो तब की बात है जब हम थिएटर में तो, हालांकि मेरा नहीं मानना है कि इतना कुछ है, इतना कुछ ऑप्शन होता है किसी, या इतना कुछ किसी की हिम्मत होती है। खैर इससे आगे कितना खालीपन रहा हो गया जब फादर नहीं रहे, कैसा, मतलब आपने जैसा बताया और जितना मैं समझ पाया हूँ अभी तक, बहुत पैम्पर्ड चाइल्ड रही हैं आप, बहुत शुरुआत से, और फिर अचानक से एक समय जाने के बाद एक समय के बाद लगता है जो आपको जो इंसान पैम्पर करने वाला था या जिसके साथ रहने से आपको लगता था कि हाँ मेरे पिताजी हैं तो किसी चीज़ के, वही मेन इंसान चला गया। अब खुद को समझाया आपने कि मुझे अब बहुत ज़िम्मेदार बनना पड़ेगा, या फिर लोगों ने कहा, या फिर परिस्थितियाँ ऐसी हो गई कि आपको बनना ही पड़ा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। मैं मतलब अगर कंफर्टेबल हो तो आप। दरअसल अब क्या हुआ कि बचपन में से ना मैं अगर मुझे ऑटो पकड़ना भी नहीं आता था, मुझे नहीं पता था बस में ट्रैवल कैसे करना है। स्कूल की बस आती थी, मेरा स्कूल ज़्यादा दूर नहीं था, मैं वॉकिंग डिस्टेंस था, पर मेरे को स्कूल की बस आती थी। स्टॉप तक भी अगर पापा छोड़ने जाते हैं या कोई ना कोई रहता है, निगरानी में हूँ, ऐसी वाली चीज़ है। अकेले बाहर जाना कभी मैंने सोचा ही नहीं, पता ही नहीं था कैसे जाना, निकली ही नहीं थी। एग्ज़ाम सेंटर पे हूँ तो मेरे पापा ना, अगर मेरे को 2 बजे एग्ज़ाम ख़त्म होगा, 12 बजे से मेरे भाई के पीछे लग जाते थे, चलो तुम पहुँचो, तुम फ़ोन फिर फ़ोन, तुम पहुँचे या नहीं पहुँचे, वो कहाँ है। अगर मैंने आज रात को 12 बजे बोला है कि मुझे आइसक्रीम खानी है तो वो कहीं ना कहीं से आके मेरे सामने होगी। तो उस तरीके से मैं पैम्पर्ड रही हूँ, थोड़ा सा प्रिंसेस ट्रीटमेंट जो बोलते हैं ना, मुझे प्रॉपर मिला है मेरे घर में। पर जब पापा कोविड के टाइम पे क्या हुआ कि थोड़े से ज़िद्दी थे। कोविड के टाइम पे हम लोग थोड़े शरीफ हैं, हमें कोविड हुआ, लोग नहीं बताते कि हमें कोविड हो गया है। हमें हुआ, हमने खुद को क्वारंटीन किया, हमने बाहर लोगों को बताया कि हमें कोविड हो गया, हमारे घर पे मत आओ। तो आप ये मानिए कि कोई हमें सब्जियां देने के लिए तैयार नहीं है। अगर मास्क लगा के या फ़ोन करके बोल रहे हैं कि बाहर रख जाओ, तो घर के बाहर भी नहीं आ रहे। और हम लोग फ्लैट में रहते थे तो ग्राउंड फ्लोर पे ताला लगा दिया उस टाइम पे कि बाहर ना आए। अब मेरे फादर जो थे, हम लोग डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे, बहुत सारी तकलीफ़ें हुई। मेरे फादर की तबीयत बिगड़ गई काफ़ी ज़्यादा, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा था उस टाइम पे। मैंने, आप मानेंगे नहीं, मैंने कितने लोगों से बात करी, कितने ग्रुप्स जॉइन करे, मैंने हर चीज़ करी, क्योंकि मेरे भाई बड़े हैं, मेरी माँ चल नहीं पाती, उन्हें आर्थराइटिस है, तो माँ तो कुछ कर नहीं सकती थी। और कभी कभार ऐसा होता है ना, कुछ लोगों के हाथ पैर फूल जाते हैं, तो मेरा भाई उस टाइम पे ही वॉज ब्लैंक। तो मैं ही थी जिसने हर चीज़, हॉस्पिटल जाना था तो मेरे एक मेंटर हैं, उनके बेटे थे, उन्होंने हेल्प करी, राजीव गांधी में उन्हें एडमिट करवाया था। तो उनके आखिरी समय में भी डॉक्टर से मैंने बात करी, तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप इन्हें लेके क्यों आए हो, ये नहीं बचेंगे, है ना। मैं, उन्होंने पूछा आपका नाम क्या है, मैंने बोला शिवानी। तो बोलते हैं वो आपको ही, आपका ही नाम ले रहे थे, कल से वो आपका नाम ले रहे हैं, आप ट्राई करो कि आपको अंदर जाने दें, पूरा गैस वगैरह पहना के एक बार मिल लो उनसे। तो हमने काफ़ी ट्राई किया पूरा एक दिन कि हम जा सके, उनसे मिल सके।
बट हम मिल नहीं पाए, क्योंकि वही था, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अलाउड ही नहीं था। एप्लीकेशंस पे हम साइन करवाते रहे, तब तक पता चला कि वो अब नहीं है। उसके बाद जितना भी टाइम पीरियड हम बीमार थे, सब थे, ना घर से कोई आया, ना कोई रिश्तेदार आया, ना पड़ोसी आए, किसी ने हेल्प नहीं करी कि नहीं कोविड हो गया, इनसे दूर रहो। लोग इतना घबरा गए थे, किसी ने नहीं पूछा। पापा एक्सपायर हुए, हमने लोगों को बताया तो रिश्तेदार आ गए कि चलो अब चलते हैं। हमने भी सैनिटाइज़ करवाया, प्रिकॉशन रखे, सब चीज़ करी। उनका दाह संस्कार के लिए, बॉडी तक लेने के लिए बहुत ज़्यादा पेपर वर्क करना पड़ रहा है। मैं हॉस्पिटल में अकेले भाग रही थी, कोई नहीं था मेरे साथ। मेरे दादाजी वहाँ पे दूर खड़े हुए थे, हाथ ऐसे बांध कर, कि कोविड की वजह से, डर की वजह से, मतलब एक बाप दूर खड़ा है, अपने बेटे की बॉडी नहीं लेने के लिए पेपर वर्क नहीं कर सकते। अकेले मैंने सब चीज़ें करी, उनकी बॉडी ली, उनका दाह संस्कार हुआ। मैंने मना किया कि गाँव नहीं जाएंगे, गाँव नहीं लेके जा सकते, अलाउड भी नहीं था, और अलाउ हो भी जाएगा तो जब लोग यहाँ पे ही इतना कतरा रहे हैं तो वहाँ लेके जाएंगे। उनकी मौत कोविड से नहीं हुई थी, उनका लिवर फेल हुआ था, बट लोगों के मन में कंसेप्शन रहता है कि कोविड है। तो उनका दाह संस्कार करवाया, हम लोग गाँव गए, उनका हवन हुआ, सब सारी क्रियाएं हुई। मैंने उसी दिन कॉल किया, मैं एक इंटर्नशिप कर रही थी कंटेंट राइटिंग की, कि मुझे जॉब चाहिए। हम वापस आए, जिस दिन हम गांव से वापस आए, मैंने जॉब ज्वाइन करा। उस टाइम मैं कॉलेज में थी, तो थिएटर करती थी, तो 1 साल मुझे थिएटर छोड़ना पड़ा। मैंने 2-2 जॉब्स करी, 3-3 जॉब्स करी, पूरा घर संभाला। मेरे भाई उस समय नहीं समझ पा रहे थे क्या करूं। मेरे भाई ने बहुत चीज़ें करी है, मेरे पापा की खुद की कंपनी थी, तो उन्होंने पढ़ाई छोड़ के पापा के साथ काम किया ताकि मैं पढ़ पाऊँ। तो मेरा फ़र्ज़ बनता था कि जिस समय वो ब्लैंक हो गए हैं, क्योंकि वो 6 साल का गैप आ गया, कंपनी वो चला नहीं पा रहे हैं, और उन्होंने कॉलेज के बाद कोई जॉब नहीं करी, तो 6 साल के गैप में वो खुद समझ नहीं पा रहे थे मैं क्या करूँ। तो मैं जॉब कर रही हूँ, सब किया। लोगों का एक कंसेप्शन था, लोग मेरे भाई को बोल रहे कि तू बड़ा भाई है, तू लड़का है, तू क्यों जिम्मेदारी नहीं ले रहा। पर किसी ने नहीं पूछा कि तुमने तब ली थी जब पापा की तबीयत खराब हुई, तब उसने अपनी पढ़ाई छोड़ के मुझे पढ़ाया, वो किसी ने नहीं पूछा। पर जब मैं जॉब कर रही हूँ तो लोग सवाल कर रहे हैं कि लड़की से जॉब करवा रहे हो, तुम लड़की का पैसा खा रहे हो। 1 साल मैंने पूरा जॉब किया, 2 साल जॉब किया, घर संभाला अकेले। फिर मेरे भाई को जब समझ में आया अब क्या करना है अपनी लाइफ में, तो उन्होंने मुझे बोला कि अब जाओ। 1 साल मेरा कॉलेज का बचा था, कि 1 साल अब कॉलेज करो, वहाँ से एनओसी हटाओ। तब मैं कॉलेज आई, मैंने थिएटर करा, सब किया। अगेन कॉलेज ख़त्म होते होते वही फिर जॉब। अब ये है कि चीज़ें इतनी बदली हैं बस, कि जब मैं एक चीज़ मांगने का हक रखती थी लोगों से कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मैं, मेरे फादर हैं तो मैं मांग सकती हूँ कि मुझे ये चीज़ चाहिए। अब अगर मैं किसी से मांगने का हक नहीं रखती, कि अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए या तो वो मैं खुद ले आऊँगी, बट अगर नहीं ला सकती तो किसी को एक बार बोल सकती हूँ, वो दे दे तो ठीक है, वरना हक ख़त्म हो गया मेरा। तो वो चीज़ है। अब मेरा जितना भी, मैं आर्टिस्टिक हूँ थोड़ी सी, मैं क्रिएटिव साइड पे हूँ, तो मेरी माँ मेरे भाई को उतना नहीं समझ में आता, वो मेरे फादर समझते थे। हमारा टेस्ट अलग है हर चीज़ में, तो वो है कि मेरे को एक कनेक्शन टूट गया, कि जितना मेरा कनेक्शन मेरे फादर से था हर चीज़ को लेके, वो सपोर्ट था, वो मुझे उतना नहीं मिल पाता कहीं से। ठीक। बहुत थोड़ा सा इसको ठीक करते हैं माहौल को। अब शिवानी, जब आप कॉलेज ड्रामा सोसाइटी लीड कर रही थी, क्या आपको कैसा कल्चर लगता है और क्यों लोगों को ड्रामा सोसाइटी ज्वाइन करना चाहिए? मैं बस क्योंकि बहुत सारे लोगों से बातें होती है, अपने प्रेसिडेंट के रहते हुए क्या किया, वैसे किया। मैं नॉर्मल ऐसे पूछना चाहता हूँ, आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस और आपका जो सोसाइटी का एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से, कि क्यों करना चाहिए ज्वाइन, क्या फ़ायदा है उसको करने से? ये मैं एक अगर जनरली बताऊँ, कि जिन लोगों को थिएटर में इंटरेस्ट है वो कर रहे हैं, समझ में आता है। बट अगर आपको थिएटर में इंटरेस्ट नहीं है, मैं अपने सारे जूनियर्स को भी मैंने ये चीज़ बोली है, और मैं सबको बोलती हूँ कि थिएटर जो है ना, थिएटर, व्हाट इज़ थिएटर, लाइफ है, वो तुम्हें जीना सिखाते हैं। हम लोग एक रंगमंच पे आके अगर हम किसी चीज़ को एक्ट कर रहे हैं, तो हम क्या एक्ट कर रहे हैं, लाइफ। हम कुछ लिखते हैं तो हम क्या लिख रहे हैं, जो हमने एक्सपीरियंस किया है इस लाइफ में। तो थिएटर जब हम करने, मैं जब यहाँ आई,
थिएटर मैंने किया, मैंने डिसाइड किया था कि शायद छोड़ दूँगी क्योंकि अब घर की ज़िम्मेदारी है। जब मैं बाहर गई मुझे रियलाइज़ हुआ, मतलब ऐसा नहीं बोलती कि और लोग मैं कंपैरिजन नहीं है, बट जब मैं बाहर निकली तो मुझे ये चीज़ कहीं ना कहीं फील हुई कि जो थिएटर बैकग्राउंड से आ रहा है वो चीज़ों को अलग तरीके से देखता है, वो बेटर वे में देखता है, उसके स्किल्स बेटर हैं। कॉलेज में वो तुम्हें पढ़ा रहे हैं, तुम क्लास में लेके पढ़ रहे हो, तुम्हें प्रैक्टिकलिटी नहीं पता उस चीज़ की। हम वो चीज़ कर रहे हैं, आप मुझे बोलना सिखा रहे हैं, आप मुझे अपनी बात रखना सिखा रहे हैं, मैं आपके साथ यहाँ बैठ के बात कर रही हूँ। बट अगर कोई नॉर्मल इंसान आता है, उसको आप बोलेंगे तो उसको अपने आप को एक्सप्रेस करने में थोड़ी कठिनाई होगी, और जो एक्सप्रेस नहीं कर सकता वो आगे जाके लाइफ में थोड़ा सा इश्यूज उसको होते हैं। तो डेवलपमेंट स्कूल टाइम से भी नहीं मिलता हमारे एजुकेशन सिस्टम में, कॉलेजेस में भी कोई आपको डेवलप नहीं करता इस चीज़ के लिए कि आप आओ। लोग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस लेते हैं। तो मेरा मानना ये है कि ड्रामा का जो सेक्शन है वो वो भी एक एजुकेशन है, इम्पॉर्टेंट है लोगों के लिए, तो वो हर जगह इंक्लूड होनी चाहिए, क्योंकि एक बहुत अच्छा टीम वर्क हो गया। मैं प्रेसिडेंट थी तो मुझे लीडरशिप स्किल मिली, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझे मिली, मेरे साथ जितने भी लोग हैं, आई जस्ट नो कि मेरे जितने बैचमेट्स हैं उन सब में लीडरशिप स्किल है। हर किसी में पता है कि टीम में काम कैसे करना है, क्योंकि एक बड़ी टीम में आप काम कर रहे होते हैं, मन मुटाव होते हैं, बोलते हैं जहाँ बर्तन होंगे वहाँ बजेंगे, वो चीज़ में आपको कैसे ओवरकम करके। क्योंकि जब मैंने दोनों बार जॉब करा थिएटर करने से पहले, तो वहाँ पे मेरे को क्या रियलाइज़ हुआ कि मैं नहीं समझ पाई कि मैं छोटी हूँ कि अरे कैसे डील करना है, कितना बोलना है। पर जब मैंने थिएटर किया और मैं दोबारा जॉब करने गई, तो मुझे अपने आप में चेंज दिखा, कहाँ कितना बोलना चाहिए, कहाँ कैसे बिहेव करना चाहिए, एक टीम के साथ कैसे काम करना है, कहाँ स्ट्रिक्ट होना है, कहाँ प्यार से काम करना है। तो ये चीज़ें आपको थिएटर सिखा सकता है। वेरी नाइस, थिएटर इसलिए करना चाहिए। एक तो चीज़ जो आपको, आपने वो किस्सा बताया कि आप ऑटो पे बैठी, बहुत सारे लोग उस ऑटो वाले के जान पहचान के थे, और मतलब ऐसा जो माहौल था कुछ इस तरह का, आपके या किसी आपके किसी जो आपकी ड्रामा सोसाइटी में लोग होते हैं, किस तरह की परेशानियां फेस करनी थी? क्योंकि आप ऑल गर्ल्स में थी, का कॉलेज गर्ल्स कॉलेज है, तो उसमें किस तरह की समस्याएं होती हैं लोगों को? क्या वैसा ही, क्योंकि कई बार मैं जो देखता हूँ, लाल पीले बाल किए जो लड़के होते हैं वो उस पे बैठते हैं ई रिक्शा पे, और लड़कियों को बिठाते हैं, और जो भी लड़कियां आती हैं तो ऑब्वियस उनके पास ऑप्शन नहीं है, मेट्रो से दूर है तो वहाँ जाना पड़ेगा मेट्रो स्टेशन तक पहुँचने के लिए, और वो तमाम तरह के गाने बजाते हैं, कुछ भी तरह के, कोई बाइक से आता है 3-4, और जिस तरह के इलाकों में ये कॉलेजेस हैं वहाँ पे छेड़छाड़ या इस तरह का की घटना होना आम बात है। तो कम ऐसा कुछ आपके आसपास में कोई कुछ घटित हुआ हो जो आपको बोलना चाहिए आपको, क्योंकि आपको देखने वालों को ये समझ में आना चाहिए कि कहीं अगर कुछ हो रहा है तो वी शुड टेक स्टैंड फॉर देम, कि हमें खड़ा होना चाहिए, हमें उसके लिए खड़ा होना चाहिए कि भाई ये गलत बात है, हमें इसके अगेंस्ट खड़ा होना चाहिए। यूजुअली तो अभी सोसाइटी यही है कि अच्छा जहाँ हो रहा है होने दो, चलो चलते, हम भी ऐसा करते हैं। अब भी कई मामलों में ऐसी होती होंगी कि कोई बच्चा मांगने आ रहा है ऐसे हाथ फैला के, तो लगता है कि अरे यार क्यों ही जाने दो, क्यों इसको देना, डरा देते हैं, हे चल निकल यहाँ से, इस तरह की बातें करते हैं ना। तो लाइक आपको ऐसा कुछ अगर कहीं फील हुआ हो या कहीं किसी ने आपसे शेयर किया हो तो? एक्चुअली हम मतलब हमारी जो गर्ल्स सोसाइटी है उसमें एक एक्टिविटी हम हमेशा करते हैं, इसको हम टीम बिल्डिंग का नाम दे देते हैं। हम क्या करते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम बयान नहीं कर सकते, तो हम उसे माइम करते हैं। थिएटर में माइम होता है कि बिना बोले बस एक्ट करके दिखा रहे हैं। तो जब भी हम माइम करते थे तो एक टास्क हम हमेशा, हमारा वो पीढ़ी से चलते आ रहा है, सब करवाते हैं अपने जूनियर से सीनियर से, कि जितनी भी फीमेल्स हैं उनको हम एक सर्कल में बिठा के बोलते हैं ये आपका सेफ स्पेस है, और जो भी चीज़ें जो हम बोल नहीं सकते, जिनको बयान नहीं किया जा सकता शब्दों में, तो हम उनसे बोलते हैं कि आप माइम करो। तो जब आप वो चीज़ देखेंगे आप मानेंगे नहीं, जितनी लड़कियां हैं हर लड़की की स्टोरी में इतनी भयानक भयानक चीज़ें हुई हैं उनके साथ। किसी के माँ बाप ही उनको, मतलब कोई किसी के फादर उसको गलत तरीके से टच कर रहे हैं, किसी के चाचा जी या रिश्तेदारों ने ही कभी गलत उनके साथ हैरेस किया है किसी ने। हर जगह मतलब कोई कहीं भी सेफ़ ही नहीं है, बाहर जा रहे हैं कोई उन्हें गलत नज़र से देख रहा है,
मतलब एक बहुत छोटी सी चीज़ है कि आप बस में खड़े हैं, पीछे से आपको किसी ने धक्का दिया, आपको टच किया, उस समय वो बताना कि मैं ब्लैंक हो गई हूँ, वो ब्लैंक हो गई, वो वहाँ खड़ी है, उसे पता है कोई मुझे टच करे, कुछ बोल ही नहीं पा रही। और ऐसा होता है कई बार, आप भीड़ में जाएंगे, कहीं जाएंगे, लोग आपको देखते हैं, चीज़ें करते हैं। तो सिर्फ बाहर की दिक्कतें नहीं है, आपके मानिए एक लड़की है, उसकी मम्मी है, हम बोलते हैं कि मेंस्ट्रुअल हेल्थ पे हम नॉर्मली बात कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों के हम अच्छे सोसाइटी में रह रहे हैं, हम अच्छी जगह पे रह रहे हैं। बट बहुत ऐसे लोग हैं, उनके पढ़े लिखे हैं पेरेंट्स, पर उनकी मदर क्योंकि वो कपड़ा यूज़ करती है, वो अपनी बेटी को जब उसको पीरियड्स हुए, उन्होंने उसने बिना बताए सैनिटरी नैपकिन खरीदा, यूज़ किया, उस बात पर उसको मारा जाता है, डांटा जाता है कि तुमने सैनिटरी नैपकिन मुझे बिना बताए कैसे यूज़ की, तुम बिगड़ गई हो, तुम्हें कैसे पता कि ये चीज़ क्या है, तुम कहाँ से सीख कर आई, तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें गलत चीज़ सिखाई है। तो उनके हिसाब से सैनिटरी नैपकिन यूज़ करना भी गलत है। तो हर जगह पे, और इतना ही नहीं, आप ये मानिए मैं जॉब करती थी जहाँ, तो मेरी फीमेल बॉस थी। आप अगर एक मेल बॉस होता तो लोग घबराते हैं। मैं देख रही हूँ एम्प्लॉयज़ बोलते हैं ना कि एक लेमन टर्म्स में कॉर्पोरेट्स में लाइन चलता है, फीमेल बॉसेज आर बिच, ऐसे बोलते हैं। अगर वो स्ट्रिक्ट है तो यू आर कॉलिंग देम बिच, बट अगर वो अच्छी है, बिकॉज उनका थोड़ा सा नेचर था कि लोगों से फ्रैंक रहना, सब रहना, तो उनके ऊपर ही चढ़ रहे हैं कि नहीं ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगी चीज़ें, आप उनकी बुराई करें, ठीक है, आप जॉब छोड़ के जा रहे हैं, बिना नोटिस पीरियड सर्व करें, अगर वो आपकी सैलरी नहीं दे रहे हैं तो आप उन्हें गालियाँ दे रहे हैं, उनसे लड़ाई कर रहे हैं। वहीं मेल होता तो वो घबराते, उनसे आप नहीं घबरा रहे हैं। आप ये मानिए उनके साथ इतना, मैं मतलब बता नहीं सकती ज़्यादा, बट उनके फ़ोटोज़ को एडिट करके इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे उनके पेजेस बनाए, न्यूड फ़ोटोज़ के ऊपर उनकी शक्ल एडिट करके क्लाइंट्स को भेज रहे हैं, उनके जितने कॉन्टैक्ट्स को वो जानते हैं उनको भेज रहे हैं, उनकी फैमिली को भेज रहे हैं। उस फीमेल पे कितना असर पड़ा होगा उस चीज़ का। जबकि वो एक पोजीशन भी होल्ड करती है, हाँ, वो इंडिपेंडेंट है। और उन्होंने वो चीज़ किसी को नहीं बताई, आज तक कोई केस फाइल नहीं किया, कुछ नहीं किया। वो इतना घबरा गई है, वो एक फीमेल जो एक शी इज़ अ CEO, वो इतने बड़े लेवल पे काम कर रही है, शी इज़ वेरी टैलेंटेड, बट वो अपने बारे में किसी को नहीं बता पा रही है। शी इज़ टेकिंग थेरेपी 3 साल से, 3 साल थेरेपी लेने के बाद वो इतना बता पाई कि मेरे साथ इतना हुआ पता नहीं क्या क्या, सब कुछ तो एग्जैक्टली नहीं बताया, बट कई जगह हमें लगता है कि पढ़ा लिखा इंसान है, पावरफुल है, तो वो बोलेगा। बट जो लोग पार में भी बैठे हैं ना, एक जो कहते हैं ना डर, इतना बंदा घबरा जाता है ना कि वो डर में बोल ही नहीं पाता। बहुत ऐसी स्टोरी है फीमेल्स की। ये तो खैर मैं भी अपने परिचितों को लगातार देखता हूँ कि कई बार उनसे जब जिक्र होता है कि आपने उस समय ये क्यों नहीं कहा, या तुमने उस समय ये क्यों नहीं कहा, तो वो हमेशा कहते हैं कि मुझे उस समय समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग की जो ब्लैंक होने वाली बात है ना वो। तो बहुत शिवानी से बहुत लंबी बातचीत भी होगी। एक अगला जो हमारा सेगमेंट होगा, अगला जो हमारा पॉडकास्ट होगा, उसमें हम बात करेंगे। अभी तो बस ये है कि जो चीज़ें मुझे शिवानी से जाननी थी, जो बहुत ज़रूरी है एक इंसान के को कि वो बोले, उसके बारे में पूछे, उससे बात करे। हम नहीं कह रहे कि हम कोई सोशल वर्क कर रहे हैं, हम कोई बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन इस कंटेंट को बनाने के दौरान अगर किसी के साथ हमारी बातचीत होती है और उन्हें अगर थोड़ा भी बेहतर फील होता है, तो ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि होगी कि आपसे कोई इस सब तरह की बातें नहीं पूछना चाहता है। और जब आप खैर कल को आप अपने आप को इस वीडियो के माध्यम से देखेंगी, तो आपको थोड़ा हल्का फील हो कि हाँ, मैंने बहुत सारी बातें बता दी, सोसाइटी को पता है, अब नाउ जिसको जो करना है वो करे। तो एक आखिरी सवाल इस राउंड के लिए, इस पॉडकास्ट के लिए या इस एपिसोड के लिए, कि क्या सोचती हैं शिवानी, करना क्या चाहेगी आज से 10 साल, 5 साल, 20 साल, 30 साल बाद कहाँ? शिवानी वो भी देख चुकी हैं कि बहुत जिसने पैम्पर किया, जिसके कारण जो उसे समझ पा रहा था वो अब लाइफ में नहीं है, उसके बाद अचानक से ऐसा। मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ, मेरे एक मामा हैं, बचपन से उनका ये रहा है कि बहुत छोटी उम्र से 10th तक में, जब तक मैंने उनको देखा, मैं बहुत प्रिविलेज्ड बच्चा रहा हूँ। मेरे पिताजी बहुत अच्छी नौकरी करते हैं, तो जिस समय मेरे नाना जो थे उनकी सैलरी 7-8 हज़ार, 6 हज़ार, 8 हज़ार, 10 हज़ार थी, तब मेरे पिताजी की सैलरी 35-40 हज़ार थी। तो
आई वाज लाइक कि मैं बहुत प्रिविलेज रहा। लेकिन ऐसे ही जब हम गांव में रहते हैं, छोटे शहरों में क्या होता है कि कुछ भी बेचने के लिए ना लोग साइकिल पे लेके आते हैं, तो तब हमारी इतनी वो नहीं थी, एक तो ना हिम्मत थी, ना पिताजी इतना ना वो देते थे। इट वॉज लाइक कि ठीक है, हमें पता था कि हमें इतना खर्च नहीं करना, हमारी इतनी हैसियत नहीं, इट्स लाइक दैट। लेकिन वो आदमी जो था उसको हर एक सामान दिया जाता था, वो जो भी बोल दे उसको मिल जाता था। और अचानक से ऐसे ही एक दिन ठंड के दिनों में उनकी माँ को हार्ट अटैक आया और वो नहीं रही। उसके बाद ये हुआ कि उनकी लाइफ बहुत अच्छी नहीं रही, स्टिल ही इज डूइंग गुड विद हिज लाइफ। लेकिन एक जो बच्चा जो इतनी सारी चीज़ें देख चुका है, जिसको किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं थी, वो आज अगर दिक्कत में है तो इट मीन्स कि उसके साथ थोड़ा लाइफ ने उतना अच्छा नहीं किया। तो आप उन सब चीज़ों से निकल के अब आप अपने लाइफ को बहुत अच्छे से संभाल रही हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं। आप पहले भी कर रही थी, पहले से भी। आप जो आदमी समझदार नहीं होता ना, वो बाद में भी जाके समझदार नहीं हो पाता, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए। वो उसमें भी नासमझी वाली बातें ही करता है। लेकिन स्टिल आपने अपने आप को बहुत बेहतर संभाला। आप इस बात को एग्री करते हैं कि आपके भाई ने आपको एक, जब उसके करियर का पीक था तब उसने आपको, जब वो पढ़ सकता था, अच्छा कर सकता था, तब उसने आपको स्पेस दिया कि तुम पढ़ो, ठीक है, ऐसा करके। तो और आप उस सोसाइटी से हैं, आगे क्या करना चाहती हैं, कहाँ तक शिवानी क्या देखती हैं खुद को? एक्चुअली अगर आप इस सवाल मुझसे 5 साल पहले पूछते तो शायद मैं आपको बड़े बड़े सपने दिखा देती। पर धीरे धीरे चीज़ें चेंज हो गई हैं। बचपन में लगता था गाड़ियाँ होंगी, बंगला होगा, ये सब चीज़ें। फिर कम हुआ, प्रैक्टिकलिटी आई। अभी लास्ट ईयर तक मेरा था कि मेरे को एक घर लेना है, अपने घर वालों को घर, बिकॉज हमारा ना गांव में घर है। तो मेरे फादर ने, मतलब हम लोग अच्छा खासा हमारा था, बिजनेस था, वी वर लाइक डूइंग वेल। बट हम ले सकते थे घर जब चाहे, हमने नहीं लिया कि मैं घर क्यों लूँ, मेरा तो गांव में घर है, मेरे जो फादर से मुझे मिलेगा जो प्रॉपर्टीज़ हैं। तो उस चीज़ को लेके ना गांव में हमेशा उनको ताना दिया जाता था कि तुम क्यों नहीं करते, तुमने क्या किया अपनी लाइफ में, तुम घर नहीं ले पाए। जबकि उन्हें ये नहीं पता कि वो ले सकते हैं। उन्होंने हमें बेस्ट एजुकेशन दिया। उन्होंने मंथली 10-10 हज़ार फीस भरी दोनों बच्चों की, उस टाइम पे जितना लोग 10 हज़ार कमाते भी नहीं थे। तो वो चीज़ थी कि मैं सोचती थी कि मैं एक घर लूँगी। ये अभी लास्ट ईयर तक का मेरा प्लान था, जब तक मैं जॉब कर रही थी। इस मोमेंट पे मेरा कोई प्लान नहीं है, मैंने जॉब छोड़ दी है। घर होना होगा, हो जाएगा। सेविंग्स मैं करती हूँ, इन्वेस्ट मैं करती हूँ, सब करती हूँ, बट मेरा कोई प्लान नहीं है। जहाँ राह ले जाएगी, जो भगवान चाहेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अब थिएटर करना है, मुझे मन है। ये एक चीज़ है जहाँ से मैं भाग नहीं पा रही हूँ। मैंने हर चीज़ कर ली, छोड़ नहीं पा रही हूँ। तो मुझे इतना पता है मुझे थिएटर करना है, और जो भी एक्सेल करना है यही करना है। पैसे आए या ना आए, कितना अचीवमेंट हो, फेम मिले या ना मिले, चाहे गुमनामी रहे, लेकिन करना यही है। तो इस मोमेंट पे विदाउट एनी प्लान अब एक डिसीजन लिया है, तो बस यही है। ठीक है, ये हमारा कल है जो आज के पॉडकास्ट विद साउंडर्स में आपके साथ है शिवानी यादव। बहुत ही समझदार, बहुत बेबाकी से अपनी बात कहने वाली। अच्छा लगा शिवानी, हमें उम्मीद है कि आप अपने लाइफ में बहुत बेहतर करें, आप स्टारडम छुएं, इतना कि कभी आज जो हम आपके साथ इतनी आसानी से बैठ पा रहे हैं, हमें टिकट लगा के आपको देखना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और आप लोगों के लिए अगर आपको ये अच्छा लगा, अच्छी लगी बातचीत, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको आगे आने वाले वीडियोस के बारे में जानकारी मिले। थैंक यू, धन्यवाद।